जहां पर हम चैप्टर नंबर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा। आई होप आप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डीएसएमएल की महामैराथन पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे आपको पता है, डीएसएमएल के अंदर टोटल हमारे 7 चैप्टर हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मेनली मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। जहां पर हम चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी, और जो इस बार पूछे जाने के चांसेस वो भी, सारे क्वेश्चन बिल्कुल हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर नहीं किया, जल्दी सभी स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट शेयर कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर करिएगा जल्दी जल्दी सभी के साथ। चलिए चलिए चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 का ये आपका सिलेबस है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा फंडामेंटल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको आर्टिफिशियल यानी कि एआई के कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट के बारे में पढ़ना होगा कि एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, इसे किस लिए हम यूज करते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। अब हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यदि हम बात करते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी कि जो एआई है, जो आपका एआई है, मेनली दो वर्ड से कंपोज्ड होगा। दो वर्ड से, सबसे पहला आपका आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, और सेकंड क्या है आपका इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? अब आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? मैन मेड। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? मैन मेड, यानी कि कोई भी चीज जिसे क्या है इंसान के द्वारा बनाया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल, यानी कि मैन मेड। अब इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ, पावर ऑफ थिंकिंग। यानी कि यदि हम कोई ऐसी मशीन बनाए, यदि ह्यूमन क्या करता है, एक ऐसी मशीन को बनाता है जो इंसान की तरह, जो इंसान की तरह सोच सकती है, डिसीजन ले सकती है, उसे हम क्या कहते हैं एक्चुअल में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला एआई, ठीक है, एआई का मतलब आर्टिफिशियल, और दूसरा आई का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल की बात करते हैं जितनी भी क्या है मैन मेड, यानी कि कोई भी एक ऐसी मशीन जिसे क्या है मशीन के द्वारा, सॉरी इंसान के द्वारा बनाया गया, यानी कि उसे क्या है पहले से ही प्रीडिफाइन नहीं है, पहले से ही हमारे पास नहीं है, इसे क्या है किसी इंसान के द्वारा बनाया गया है। और वो मशीन कैसी है, उसके अंदर क्या है, जैसे इंसान सोच सकते हैं वैसे ही वो मशीन भी सोच सकती है, जैसे इंसान डिसीजन ले सकते हैं उसी तरीके से क्या है वो मशीन भी क्या ले सकती है? निर्णय ले सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं एक्चुअल में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसको स्मार्ट बनाने के लिए, इसको स्मार्ट बनाने के लिए हम अदर टेक्निक्स का भी यूज करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका एआई है, यहां पर आप लिखेंगे डीप, डीप लर्निंग, डीप लर्निंग। जो आपका डीप लर्निंग है वो सबसेट है, जो डीप लर्निंग है वो सबसेट है किसका? आपका मशीन लर्निंग का। किसका? मशीन लर्निंग का। किसका सबसेट है ये? मशीन लर्निंग का आपका सबसेट है। और जो आपका मशीन लर्निंग है, जो आपका मशीन लर्निंग है, ये किसका सबसेट है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
ये भी आप याद रखेंगे, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। यदि हम बात करते हैं डीप लर्निंग की, तो डीप लर्निंग क्या है, सबसेट है किसका, आपका मशीन लर्निंग का। यदि हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की, एंड मशीन लर्निंग क्या है, सबसेट है किसका, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। यानी कि आपके आर्टिफिशियल की एआई को स्मार्ट बनाने के लिए, एआई को स्मार्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। एआई को स्मार्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं किसका, मशीन लर्निंग का और आपका डीप लर्निंग का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने फास्ट डिसीजन को वहां पर ले सकते हैं। आई होप आपको इतना बेसिक अभी तक समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यही प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इस प्रॉपर डेफिनेशन को समझिएगा। एआई क्या है, एक आपका ऐसी टेक्निक है जिसमें, एआई क्या है, एक आपकी ऐसी टेक्निक्स है जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर और मशीन को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि वो इंसान की तरह सोच सके, डिसीजन ले सके और किसी भी समस्या को क्या कर सके, हल कर सके। इसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एआई का मेन पर्पस क्या है, जो आपकी मशीन है वो इंडिपेंडेंट रूप से क्या कर सके, किसी भी वर्क को क्या कर सके, वहां पर एग्जीक्यूट कर सके। इतना आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो आपका एआई है मुख्य रूप से आपका डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। जो आपका एआई है मेनली आपका डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पर बेस्ड होता है। ये टेक्निक मिलकर क्या बनाती है, आपके एआई को स्मार्ट बनाती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। यदि हम बात करते हैं ना डेटा साइंस की, ऐसे ही मशीन लर्निंग की, तो जो आपका एआई है, जो आपका एआई है, एआई कब आया था आपको याद करना है, 1956 में। एआई 1956 में आपके एआई को डेवलप किया गया था। आप पूछेंगे सर जो आपका मशीन लर्निंग है वो कब डेवलप किया गया था, तो इसको भी समझ लीजिए। आपका मशीन लर्निंग 1959, 1959 में इसको डेवलप किया गया था। इसी तरीके से यदि हम डीप लर्निंग की बात करते हैं तो इसे 2000, इसे 2000 में डेवलप किया गया था। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि जो आपका एआई है मेनली आपका डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के ऊपर बेस है। यदि हम एआई की बात करें फर्स्ट टाइम कब ये एग्जिस्टेंस में आया था, तो आप देखेंगे 1956 में आपका एआई सबसे पहले एग्जिस्टेंस के अंदर आया था। इसी तरीके से यदि हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो 1959 में आपका फर्स्ट टाइम मशीन लर्निंग इंट्रोड्यूस हुआ था। यदि डीप लर्निंग की बात करते हैं तो 2000 में आपका डीप लर्निंग इंट्रोड्यूस हुआ था। ये सारी चीजें अभी तक आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब यदि एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एआई का एग्जाम्पल आप कहां पर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा गूगल असिस्टेंट, श्री, एलेक्सा, ये सभी क्या है, आपके एआई के एग्जाम्पल है। गूगल असिस्टेंट आपने देखा होगा, हम क्या करते हैं, वहां पर हम स्पीकर को क्लिक करते हैं और वहां पर हम किसी भी चीज को बोलते हैं। हम जैसे ही बोलते हैं क्या करता है, जो हमारे द्वारा बोले गए वर्ड्स हैं उन्हें क्या करता है, समझता है, एंड समझने के बाद क्या करता है, हमें डिजायर आउटपुट को वहां पर आपको शो कराता है। ऐसे ही देखा होगा कि हम किसी चीज को सर्च कराते हैं, ऐसे तो है नहीं वो डायरेक्टली आपको दे देता है, नहीं, पहले वो आपके जो वर्ड्स है उनको एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद आपको वहां पर रिजल्ट को वो प्रोवाइड कराता है। इसी तरीके से सेल्फ ड्राइविंग कार, आपने टेस्ला की सुना होगा, टेस्ला आप सेल्फ ड्राइविंग कार बनाता है, यानी कि जिसे क्या है चलाने के लिए वहां पर किसी भी व्यक्ति को जरूरत नहीं होती, यानी कि वहां पर जो कार है उसको इस तरीके से ट्रेंड किया गया है कि जिस तरीके से ह्यूमंस गाड़ी को चलाते हैं उसी तरीके से वो कार क्या है ऑटोमेटिकली क्या वहां पर चल सकती है। तो वहां पर बेसिकली किसका यूज किया जाता है, एआई का यूज किया जाता है। एआई ऐसा नहीं है केवल एक फील्ड में यूज किया जाता है, नहीं, एआई क्या आपके डिफरेंट फील्ड्स के अंदर यूज किया जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ एक दो एग्जांपल लिखे हैं जिसको आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं कंपोनेंट की, कि एआई के आपके मेनली कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो आपको याद रखना है कि एआई के मेनली हमारे पास चार कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं, चार कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, आपका मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और आपका कंप्यूटर विजन एंड रोबोटिक्स। अब इसी को मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बेसिक बताता हूँ। यदि हम बात करते हैं ना मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग में हम क्या बताते हैं भाई, मशीन लर्निंग में जो हमारे पास मशीन होगी क्या है, खुद से क्या करती है, लर्न करती है। यहाँ पर हमें किसी भी एक्सप्लिसिट प्रोग्राम को देने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर मशीन क्या है, अपने आप ही लर्न करती है। किससे, एक्सपीरियंस से। किससे लर्न करते हैं, यहाँ पर एक्सपीरियंस से। और अभी मैंने आपको बताया था जब आपका मशीन लर्निंग है 1959 में, 1959 में फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस के अंदर आया था। इसी तरीके से यदि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं यानी एनएलपी में, एनएलपी का मेन पर्पस क्या रहता है कि एक्चुअल में जो भी हमारे द्वारा कोई भी रिटर्न
या फिर स्पीक, यानी कि हमारे पास कोई रिटर्न, कोई हमने चीज को लिखा है या फिर किसी चीज को बोला है, उसको रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्नाइज करने के बाद ठीक है उस पे हमारे पास डिजायर आउटपुट को प्रोवाइड कराना। ये पर्पस होता है किसका, आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। जैसे आपका गूगल असिस्टेंट हो गया, श्री हो गया, एलेक्सा हो गया, वो सभी क्या करते हैं, हमारी वॉइस को क्या करते हैं वहां पर एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद क्या हमें वहां पर डिजायर आउटपुट को वहां पर वो शो कराते हैं। कंप्यूटर विजन की बात करते हैं, तो कंप्यूटर विजन में क्या होगा, यहाँ पर आपको कोई भी इमेज या फिर वीडियो, यहाँ पर आपको कोई भी इमेज या फिर वीडियो दी जाएगी, उसको क्या करेंगे वहां पर एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद आपको वहां पर डिजायर आउटपुट वहां पर शो कराएंगे। रोबोटिक्स, रोबोटिक्स के अंदर एआई का यूज किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, रोबोटिक्स के अंदर सबसे ज्यादा आपका एआई का यूज किया जाता है। अब यही सारी चीजें हम एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं, रुकिएगा जरा। चलिए, ये आपके चार कंपोनेंट हैं, इस तरीके से आप डायग्राम के थ्रू भी इसको शो करा सकते हैं कि फर्स्ट आपका मशीन लर्निंग, सेकंड आपका एनएलपी, थर्ड वन आपका कंप्यूटर विजन एंड फोर्थ वन आपका रोबोटिक्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मशीन लर्निंग की। तो मशीन लर्निंग में मैंने आपको बताया कि इसमें हम क्या करते हैं, जिसमें कंप्यूटर को डेटा को सीखने और खुद से निर्णय लेने की क्षमता दी जाती है बिना किसी भी इंसान के इंस्ट्रक्शन देने के लिए। यानी कि यहाँ पर मशीन लर्निंग क्या है कि जो आपकी मशीन है वो खुद ही क्या करती है, लर्न करती है। यहाँ पर आपको कोई भी एक्सप्लिसिट प्रोग्राम देने की वहां पर नीड नहीं होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, यानी कि जो यहाँ पर जो मशीन है वो क्या खुद से ही लर्न करती है। यानी जैसे जैसे यूजर का वो टेस्ट चेक करती है, नेक्स्ट टाइम जब आप उस चीज को ओपन करते हैं तो आपके टेस्ट के हिसाब से जो आप जिस भी कंटेंट पे आप ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वही कंटेंट क्या आपको वहां पर शो कराया जाता है। मैंने आपको बताया था कि मशीन लर्निंग 1959 में डेवलप हुई थी। यदि हम बात करें टाइप्स की, तो मेनली 3 टाइप्स की हमारे पास मशीन लर्निंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, 3 कैटेगरीज के बारे में। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं सुपरवाइज, किसके, सुपरवाइज्ड, 3 कैटेगरी के अंदर हम से डिवाइड कर लेते हैं, सुपरवाइज, उसके बाद अनसुपरवाइज और आपका रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट लर्निंग। यानी कि मशीन लर्निंग को बेसिकली हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा अनसुपरवाइज लर्निंग एंड थर्ड वन आपका रेनफोर्समेंट लर्निंग। यदि सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं, यहाँ पर बस मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। यदि हम सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं तो ये आपका लेबल डेटा के ऊपर बात करती है। किसके ऊपर, हमेशा किसके ऊपर काम करेगी, आपका लेबल डेटा के ऊपर। यानी कि जहां पर पहले से या जब भी आपको इनपुट देंगे तो उस इनपुट्स के बेस पर आपको क्या आउटपुट होगा वो पहले से क्या होगा आपके पास प्री डिफाइन होगा। ठीक है, जो भी आपको इनपुट देंगे उस इनपुट का क्या होगा, कोई पहले से क्या होगा आपके पास पहले से आउटपुट वहां पर डिफाइन होगा। यानी कि यदि हम बात सिंपल मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते होंगे। अब चैट जीपीटी जैसे आप यूज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जब भी आप कोई इनपुट देते हैं तो उस इनपुट के लिए आपका तुरंत ही क्या है वहां पर किसी आउटपुट को अभी तुरंत ही क्या है बनाया जाता है, नहीं। पहले से क्या वहां पर कुछ डेटा अवेलेबल रहता है, जो आपका इनपुट है आपके इनपुट के बेस पे कौन से आउटपुट को शो कराया जाएगा वहां से वो आउटपुट को वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। यानी कि जब भी हमारे पास क्या है इनपुट दिया जाता है, आप याद रखेंगे जब भी क्या होगा यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनपुट्स को देंगे एंड इनपुट्स को देने के बाद यहाँ पर क्या होगा हमारे पास डिफरेंट आउटपुट क्या होंगे, डिफरेंट आउटपुट होंगे। तो जो आपका इनपुट होगा उस इनपुट के बेस पे आपका कौन सा आउटपुट होगा वहां से क्या होगा उस आउटपुट को आपको वहां पर डायरेक्टली दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है सुपरवाइज लर्निंग है हमेशा किसके ऊपर काम करता है, आपको याद रखेंगे सुपरवाइज हमेशा आपके लेवल डेटा के ऊपर वर्क करता है। यदि हम बात करते हैं अनसुपरवाइज की, तो अनसुपरवाइज आपका सुपरवाइज का जस्ट क्या है अपोजिट है। यानी कि यहां पर तो ये किसके ऊपर वर्क करते हैं, लेबल डेटा के ऊपर वर्क करते हैं, लेकिन हम अनसुपरवाइज की बात करते हैं तो यहां पर जो आपका ये अनलेबल, ठीक है, अनलेबल डेटा के ऊपर क्या है ये आपका
वर्क करता है। यदि हम रेनफोर्समेंट लर्निंग की बात करते हैं, जो आपका रेनफोर्समेंट लर्निंग है, यहां पर क्या होता है, एक एजेंट होता है। क्या होता है? एजेंट होता है जो आपके डेटा को टेस्ट एंड एरर करता है। टेस्ट एंड एरर करता है। टेस्ट एंड एरर करने के बाद क्या मिलता है उसको, या तो रिवॉर्ड या फिर पेनल्टी। क्या मिलता है? या तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा या फिर पेनल्टी मिलेगी। तो जो आपका एजेंट है वो ज्यादातर ट्राई करता है क्या हो सके, उसको मैक्सिमम रिवॉर्ड यहां पर क्या हो सके, प्राप्त हो सके। अभी जब हम इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, वहां पर मैं आपको तीनों लर्निंग्स के बारे में और इनके भी टाइप्स के बारे में वहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी बस आप बेसिक इतना समझ लीजिए कि यदि हम सुपरवाइज की बात करेंगे तो आपके लेबल डेटा के ऊपर वर्क करेगा। यदि हम अनसुपरवाइज की बात करेंगे तो आपका अनलेबल डेटा पर वर्क करेगा। यदि हम रेनफोर्स की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा, एक आपके पास एजेंट होगा जो एरर एंड टेस्टिंग करेगा। यानी कि ये क्या करेगा, यदि जो आपका डेटा उसे एरर एंड टेस्टिंग करने के बाद क्या होगा, उसे या तो रिवॉर्ड मिलेगा या फिर पेनल्टी मिलेगी। यानी कि यदि वो डिजायर्ड आउटपुट देता तो क्या मिलेगा, उसे रिवॉर्ड मिलेगा। यदि कुछ गलती का तो क्या मिलेगा, यहाँ पर उसे पेनल्टी मिलेगी। उसके बेस पे क्या करता है, वहां पर वो लर्न करता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब एनएलपी मैंने आपको बताया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका मेन पर्पस क्या है कि कोई भी हमारी रिटर्न लैंग्वेज या फिर बोली गई लैंग्वेज को समझना और उसे एनालाइज करके हमें सही कह सकते हैं जो आपका डेटा है उसको एनालाइज करने के बाद सही से क्या करना है, आपको आउटपुट को प्रोवाइड कराना है। ये क्या रहता है आपका मेन एनएलपी का पर्पस रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपका गूगल असिस्टेंट से जब भी आप किसी चीज को बोलते हैं तो उसको ठीक से ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, उसको सॉरी ऑर्गेनाइज करना, रिक्वेस्ट करने के बाद उसको एनालिसिस करना, एनालिसिस करने के बाद आपको डिजायर आउटपुट वहां पर शो करना। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप बोलते हैं ना तो वो क्या कहता है, गलत सुन लेता है। तो जब गलत सुन लेता है तो क्या आपको वहां पर आउटपुट भी डिजायर में क्या मिलता है, आपको वहां पर गलत मिलता है। तो जो आप डेटा वहां पर देना चाहते हैं उसके बेस पर आप वहां पर आपको आउटपुट नहीं मिलता है। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि एक्चुअल में जो भी यूजर क्या दे रहा है, इनपुट दे रहा है, उसको ठीक से समझे, समझने के बाद क्या करे, उसको एनालाइज करे, एनालाइज करने के बाद क्या है, उसको डिजायर आउटपुट प्रोवाइड करे। यही क्या रहता है एक्चुअल में हमारा एनएलपी का मेन पर्पस रहता है। यदि इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम समझते हैं। इसके 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला टोकनाइजेशन। अब टोकनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने यहां पर बोला है उसे क्या कर देंगे, उसको टोकन में डिवाइड कर देंगे। जैसे आप लिखा है, आपने लिखा दिस इज अ डॉग, तो हम क्या कर देंगे, एक्चुअल में से टोकन में डिवाइड कर देंगे। यानी कि दिस को अलग कर देंगे, यानी कि ये एक टोकन हो गया, ये दूसरा टोकन हो गया, ये तीसरा टोकन हो गया, ये चौथा टोकन हो गया। यानी कि इस तरीके से जो आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा उसे क्या है, डिफरेंट टोकन्स के अंदर क्या है, एक्चुअल में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। टोकन में डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। यानी कि जितने भी उसके अंदर वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास यूजर का इनपुट्स होगा उसे क्या कर देंगे, डिफरेंट टोकन्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरीके से वहां पर हम टोकन में कर देते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। सेकंड स्टेप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम पार्ट ऑफ स्पीच क्या करते हैं, टैगिंग करते हैं। यानी कि हम चेक करते हैं जो हमारे पास सेंटेंस है उसके अंदर नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, इन सभी को वहां पर टैगिंग करते हैं। इसके बाद सेंटिमेंट एनालिसिस, यानी कि हम चेक करते हैं जो हमारे पास सेंटेंस है उसका जो प्रभाव है वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, वो किसके अंदर आएगा, आपका सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर आएगा। फोर्थ स्टेप की बात करते हैं, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, यानी कि एनईआर। इसमें यहां पर एक्चुअल में आइडेंटिफाई करते हैं हम नेम्स को, जैसे किसी व्यक्ति का नेम हो गया या फिर किसी प्लेस का नाम हो गया या फिर किसी थिंग्स का नाम हो गया। इन सभी चीजों को क्या करते हैं, यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं। यदि हम स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं, स्टॉप वर्ड रिमूवर, यानी कि जो आपके पास एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम उनको रिमूव कर देते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। ये आपके 4-5 स्टेप्स आपको याद करना है। सबसे पहले जो भी आपके पास कंप्लीट सेंटेंस होगा उसको डिफरेंट टोकन्स के अंदर आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब उसको डिफरेंट टोकन्स में डिवाइड कर देंगे तो आप वहां पर क्या करेंगे, सर्च करेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर आपका वर्ड क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, इन सभी चीजों को आप वहां पर आइडेंटिफाई कर लेंगे। इन सभी चीजों को आइडेंटिफाई करने के बाद आप देखेंगे जो आपका सेंटेंस है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इसके बाद वहां पर आप क्या करेंगे, नेम को क्या करेंगे, वहां पर आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर कैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया या फिर किसी प्लेस का नाम हो गया या फिर किसी थिंग्स का नाम हो गया। इन सभी चीज को वहां पर क्या करेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे। फिर लास्ट स्टेप मैंने आपको बताया, स्टॉप वर्ड्स रिमूवल, यानी कि जो आपके पास एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे आप क्या कर देंगे, वहां से रिमूव कर देंगे। आई होप आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बिल्कुल अच्छे से आप समझ में आ गया होगा। सेकंड कंपोनेंट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए कंप्यूटर विजन। तो कंप्यूटर विजन में मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर विजन में हम क्या करते हैं, किसी भी इमेज या फिर वीडियो को क्या करते हैं, उसके बेस पे डेटा को वहां पर एनालिसिस करते हैं।
यानी कि कंप्यूटर विजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक आपका क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर इमेज और वीडियो को समझता है और उसे विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम किसी भी इमेज लेंगे या फिर कोई वीडियो देंगे, उसको ठीक से एनालाइज करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमको डिजायर्ड आउटपुट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, आपके पास कोई इमेज है, आपके पास कोई इमेज है, आप उससे रिलेटिव और इमेज को क्या करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। आपके पास कोई इमेज है जो, ठीक है, उस इमेज को आप और फर्दर क्या करते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, वहां पर गूगल पे जाते हैं, गूगल पे उस इमेज क्या करते हैं, वहां पर जाकर आप स्कैन करते हैं, क्या करते हैं, उस इमेज को स्कैन करते हैं। अब जैसे आप उस इमेज को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, तो उससे रिलेटेड आपकी जितनी भी अदर इमेजेस है वो क्या है, आपको नीचे की तरफ शो हो जाती है। आप इसका दूसरा एग्जांपल समझ सकते हैं, फेस रिकॉग्नाइजेशन, कि जब आप अपने फोन के अंदर क्या लगाते हैं, फेस लॉक लगाते हैं, तो फर्स्ट टाइम जब आप फेस लॉक को अनेबल करते हैं, तो वहां पर आप क्या करते हैं, आप अपनी इमेज को सेट कर लेते हैं। यानी कि फर्स्ट में आपको वहां पर कैप्चर करना होता है, तो आपके फेस को क्या लेता है, वो कैप्चर कर लेता है। जब आप सेकंड टाइम कभी भी आप अपने फोन को अनलॉक करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो आपके जो आपकी इमेज है उसको क्या करेगा, फेस को क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा, ठीक है, उसके अंदर पैटर्न को आइडेंटिफाई करेगा। यदि जो पैटर्न पहले से उसके अंदर अवेलेबल है, आपके पैटर्न से मैच हो जाता है, तो आपका फोन क्या होता है, अनलॉक हो जाता है, अदरवाइज आपका फोन अनलॉक नहीं होता है। आपने देखा भी होगा कि यदि आपका फोन में आपने अपना फेस लॉक लगा रखा है, तो उसको मैं ओपन नहीं कर सकता, आपका दोस्त भी ओपन नहीं कर सकता। क्यों ओपन नहीं कर सकता, जैसे ही वो क्या करेगा, अपने फेस को स्कैन करेगा, जैसे ही वो अपने फेस को स्कैन करेगा, तो वहां पर जो आपकी इमेज है उसे क्या किया जाएगा, एक्विजिशन, पहले आपकी इमेज ले लेगा, इमेज लेने के बाद क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, उसमें पैटर्न को मैच करेगा। अगर पैटर्न मैच हो जाएगा तो आपका फोन क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। लेकिन जब वो पैटर्न मैच करेगा, तो वहां पर जो पिक्सल्स हैं वो क्या होंगे, वहां पर मैच नहीं होंगे, क्योंकि आपकी फेस की इमेज अलग है, अलग पिक्सल्स होंगे, और जो मेरी होगी उसके अंदर वहां पर क्या होंगे, अलग होंगे। तो वो क्या होगा, फेस आपका वहां पर मैच नहीं होगा, तो इस केस में आपका फोन जो है अनलॉक नहीं होगा। यदि हम स्टेप्स की बात करते हैं, सबसे पहला इमेज को कैप्चर करना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इमेज को कैप्चर करते हैं, यानी कि भाई जिस भी इमेज को हमें क्या करना है, एनालाइज करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस इमेज को क्या करेंगे, वहां पर कैप्चर करेंगे। अब जब हम इमेज को कैप्चर कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, हमारी इमेज को प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें ऑब्जेक्ट को डिरेक्शन करेंगे। यानी कि जब आपने इमेज को क्लिक कर लिया, आपने फोटो आपका ले लिया गूगल ने, ठीक है, फोटो आपने ले लिया, उसके फोटो क्या आपको प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस करने के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको क्या किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा कि एक्चुअल में ये सही है या फिर गलत है। इसके बाद पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, अब आपके पैटर्न को वहां पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। यानी कि यदि आपके जो इमेज है उसमें सेम पिक्सल्स हैं जितने पहले से थे, तो आपको क्या होगा, वहां पर फोन क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा, अदरवाइज फोन क्या होगा, आपको वहां पर अनलॉक नहीं होगा। चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, थर्ड कंपोनेंट बिल्कुल अच्छे से। यदि हम फोर्थ कंपोनेंट की बात करते हैं, तो रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स के अंदर एआई का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एक्चुअल में हम रोबोट को बिल्कुल एकदम ह्यूमंस की तरह ट्रेन कर देते हैं। रोबोट्स को क्या करते हैं, ह्यूमन की तरह हम ट्रेन कर लेते हैं, जो बिल्कुल क्या है, आपके ह्यूमंस की तरह क्या करता है, वर्क करता है। सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या है, देखिए, एक्चुअल में हम लोग तो क्या है, थक सकते हैं, लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं रोबोट, क्या रोबोट कभी थक सकता है, नहीं। अब बैटरी, उसके बैटरी वगैरह यदि खत्म हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन क्या है, वो ह्यूमंस की तरह थक तो नहीं सकता। अब जैसे कोई भी आपका क्रिटिकल एरिया, यानी कि जहां पर इंसान को जाने में खतरा हो सकता है, तो वहां पर हम खुद ना जाके हम क्या करते हैं, रोबोट्स को भेज सकते हैं। जैसे किसी कोई केमिकल फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री का वहां पर कुछ काम होता है, लेकिन क्या है, वो जो केमिकल फैक्ट्री है वहां पर इंसान यदि रेगुलेटरी में जाता रहेगा, तो वो क्या है, उसकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। तो वहां पर हम इंसान को ना भेज के हम क्या करेंगे, वहां पर रोबोट्स को डिजाइन करेंगे, और वहां पर करेंगे रोबोट्स को करेंगे, वहां पर हम काम कराएंगे। ये क्या है, आपका फोर्थ कंपोनेंट है किसका, आपका एआई का। रोबोट आर्टिफिशियल का एक मेन कंपोनेंट है, जिसमें मशीन या फिर रोबोट्स को ऐसे बनाया जाता है कि वह इंसानों की तरह सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी थी, ठीक है। अब जो रोबोट्स होगा उसके अंदर कुछ हार्डवेयर और क्या होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर लगे हुए होंगे। अब जो आपका रोबोट्स है उसके अंदर आपका सेंसर हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, कंप्यूटर विजन हो गया, एनएलपी हो गया, जैसी टेक्निक से क्या है, यूज किया जाता है, जिससे जो आपका रोबोट्स है वो क्या है, ऑटोमेटिकली वहां पर वर्क करता है। ये सारे कंपोनेंट्स अब आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए होंगे। आपको पहले मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया एआई के बारे में, बिल्कुल आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमें देखिए कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं एआई के, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर हम इसके स्टेप्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या है, सेंसर। यानी कि क्या भाई, रोबोट्स के अंदर क्या है, सेंसर लगे हुए रहते हैं। यानी कि सेंसर क्यों लगे हुए रहते हैं, क्योंकि वो आसपास के अपने एनवायरमेंट क्या करते हैं, वहां पर एनालाइज कर देते रहते हैं। अब जो आपका
आसपास का जो जो भी उसको वर्क करना होगा, सबसे पहले क्या करेगा, वहां से डेटा तो चाहिए होगा। डेटा किसके थ्रू मिलेगा, उन्हें सेंसर के थ्रू क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। जो भी डेटा मिलेगा एक्चुअली उस डेटा क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा। जब उस डेटा को हम क्या कर लेंगे, प्रोसेस कर लेंगे, जो डेटा को प्रोसेस करेगा उसके बेस पे क्या करेगा, रोबोट क्या होगा, आपका डिसीजन लेगा। डिसीजन लेगा यानी कि उसे किस डायरेक्शन में मूव करना है या फिर किस टास्क को परफॉर्म करना है, आपका ये आपका फोर्थ स्टेप होगा। एंड नेक्स्ट क्या होगा, आपका फीडबैक एंड लर्निंग, यानी कि वहां पर यदि उसने वर्क को ठीक किया होगा तो ठीक है, अदरवाइज क्या करेगा, उसको वहां से फिर से उसको लर्न करेगा, यानी कि नेक्स्ट टाइम क्या उसको वाली मिस्टेक नहीं करनी है। इतना आपको समझ में आया। जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या होगा, रोबोट्स होते हैं उसके अंदर क्या लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं। सेंसर किससे लगाते हैं, जिससे क्या कर सके, वो डेटा को वहां पर क्या कर सके, कलेक्ट कर सके। अब जो भी उसने डेटा को कलेक्ट किया होगा उस डेटा को क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद क्या लगेगा, वो डिसीजन लेगा। डिसीजन लेने के बाद क्या करेगा, जो भी उसको टास्क को परफॉर्म करना होगा या फिर जिस भी डायरेक्शन में मूव ऑन करना होगा वह उसको परफॉर्म करेगा। एंड लास्ट में क्या होगा, आपको यहाँ पर फीडबैक होगा। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आपके पास एक रोबोट है जो क्या करता है, फूड को डिलीवर करता है। तो अब क्या करेगा, जैसे ही वो रोबोट होगा तो क्या होगा, सब उसमें सेंसर लगे हुए होंगे। तो जब भी क्या करेगा, उसे फूड डिलीवरी के लिए जैसे क्या होगा, वहां पर डेटा मिलेगा तो वो उसको एनालाइज करेगा, यानी कि क्या है, अब वो किसी भी फूड को डिलीवर करना। अब क्या करेगा, उस डेटा को प्रोसेस करेगा, यानी कि एक्चुअल में ये तो पता लगा उसे फूड को डिलीवर करना है, लेकिन किस टेबल पे डिलीवर करना है, यानी कि उस डेटा क्या किया जाएगा, वहां पर प्रोसेस किया जाएगा। डिसीजन ले लिया, डिसीजन कब ले लिया, यानी कि उसे पता लगा कि हाँ टेबल नंबर 2 पे क्या है, मुझे अपने खाने को क्या करना है, वहां पर डिलीवर करना है। तो क्या करेगा, वो टेबल नंबर 2 की तरफ क्या करेगा, मूव ऑन करेगा। एंड फीडबैक, यानी कि यदि उसने खाना ठीक से डिलीवर कर दिया तो ओके, यदि नहीं होगा तो उसको नेक्स्ट टाइम वहां पर उसको दोबारा से ट्रेंड किया जाएगा। इतनी सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई। चलिए, यदि हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एआई क्या है, मैंने आपको बताया एआई ऐसा नहीं है केवल एक ही फील्ड के अंदर यूज किया था, नहीं, एआई क्या है, हम डिफरेंट फील्ड्स के अंदर यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट यूज की बात करें भाई, एजुकेशन के अंदर, हम एजुकेशन के अंदर भी एआई का यूज करते हैं। जैसे आपका स्मार्ट क्लासरूम हो गया, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गए, इनमें क्या है, आपका एआई का यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं कि एक्चुअल में क्या है, एआई के थ्रू क्या है, यूजर कहीं से भी बैठे हुए पढ़ सकता है। या वहां पर क्लासरूम को क्रिएट कर दिया जाता है, क्लासरूम के जैसे जूम हो गया, जैसे जूम हो गया, वहां पर क्या है, हम क्लास को क्रिएट कर लेते हैं। क्लास को क्रिएट करने के बाद चाहे यूजर कहीं पर भी बैठा हो, जैसे हम क्या करेंगे, उसके पास उसके आईडी को देंगे और पासवर्ड को देंगे, तो क्या कर लेगा, उस क्लासरूम का कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा और वहां पर उस क्लास को वहां पर वो अटेंड कर सकता है। लेकिन क्या यदि ऐसा ना होता तो क्या वो क्लास को अटेंड कर पाता, जैसे अभी आपने देखा जब कोरोना टाइम आया था तो कॉलेज वगैरह तो सब बंद हो गए थे। अब जो कॉलेज वगैरह बंद हो गए थे तो बच्चे तो पढ़ ही रहे थे, वो किसके थ्रू पढ़ रहे थे, भाई वो वहां पर एआई के थ्रू वहां पर क्या है, पढ़ना उनको पॉसिबल हुआ था, क्योंकि वहां पर जूम हो गया, गूगल मीट्स हो गया, इन तरह के एप्लीकेशन का यूज किया गया जो डायरेक्टली यूजर एंड टीचर को क्या है, वहां से कनेक्ट कराते थे, यानी कि यूजर को और टीचर्स को दोनों को एक प्लेस पे होना वहां पर अनिवार्य नहीं था, यानी क्या डिफरेंट प्लेस पे होने पर क्या एक दूसरे कनेक्ट होकर वहां पर वो अपने एजुकेशन को दे सकते थे। चैटबॉक्स एंड वर्चुअल टीचर्स स्टूडेंट की हेल्प करते हैं, ये भी आपका एजुकेशन के अंदर ही पॉइंट है, ठीक है। चलिए, हेल्थ केयर, यानी कि हेल्थ केयर के अंदर भी हम एआई का यूज करते हैं। अब हेल्थ केयर में कैसे भी डॉक्टर्स जो है एआई के थ्रू कर सकते हैं, जो पेशेंट है उसकी डायग्नोसिस क्या करते हैं, वहां पर एनालाइज करते हैं एंड उसके बेस पे वहां पर उसको ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे आपका एक्सरे मशीन हो गया, एमआरआई मशीन हो गया, इन सभी के अंदर क्या है, एआई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस में, बैंकिंग के अंदर भी क्या है, आपका एआई का यूज किया जाता है, यानी कि जहां पर जो आपके फ्रॉड्स हैं, डिफरेंट टाइप के फ्रॉड्स को क्या है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि एक्चुअल में ये जो आपका इस तरीके की कोई डिटेल आपको शो होती है तो क्या है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। यदि कुछ इस तरह की एक्टिविटी होती है तो बैंक के से क्या है, एक आपको एक अलर्ट मैसेज वहां पर आपको शो कराया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में भी आपका एआई का यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, यदि हम टेस्ला की बात करें, ये क्या बनाता है, सेल्फ ड्राइविंग कार बनाता है, यानी कि एक ऐसी कार होगी जिसको चलाने के लिए किसी भी इंसान की जरूरत नहीं होगी, जिस तरीके से सारे काम इंसान करता है उसी तरीके से क्या होगा, वो गाड़ी ऑटोमेटिकली क्या होगी, चलेगी। लेकिन वहां पर किसका यूज किया जाता है, एक्चुअल में एआई का यूज किया जाता है। बिल्कुल, जिस तरीके से इंसान गाड़ी को चलाते हैं उसी तरीके से वो भी गाड़ी क्या होगी, आपकी चलेगी, लेकिन वहां पर कोई भी इंसान नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया एक्चुअल में एआई होता क्या है। एआई में क्या करते हैं, हम किसी मशीन को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि वो बिल्कुल इंसान की तरह सोच सके, किसी भी काम को परफॉर्म कर सके। उसी को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि यहाँ पर जो हमारी कार है वो उसमें क्या है, हम एआई का यूज कर रहे हैं। एआई का यूज करने से क्या हुआ है कि जिस तरीके से कार को इंसान चलाता है उसी तरीके से क्या है, इस समय वहां पर आपकी मशीन उसको ऑटोमेट करती है।
ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर क्या हम एआई का यूज करते हैं। अब जैसे एआई का यहाँ पर यूज करते हैं भाई, जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे आप फ्लिपकार्ट यूज करते हैं या फिर आप अमेजोन यूज करते हैं, तो सपोज कीजिए कि आपने फर्स्ट टाइम अभी क्या किया है, आपने अकाउंट बनाया है किसके ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर। ठीक है सर, बना लिया। अब आपने वहां पर सपोज कीजिए आपने स्पोर्ट्स को आपने वहां पर सर्च किया, तो आपको वहां पर डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स दिखाई देंगे। आप वहां पर कुछ टाइम उसको स्क्रॉलिंग करते रहेंगे और जो आपका पसंदीदा चीज होगी, जो आपको शूज लेने होंगे, आप वहां से क्या कर लेंगे, परचेस कर लेंगे। इतना आपको समझ में आया। और उसके बाद आपने एप्लीकेशन को बंद कर दिया। जब भी आप सेकंड टाइम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, जब आप सेकंड टाइम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको सबसे पहले जो आपने प्रीवियस में डेटा सर्च किया था वही डेटा क्या होगा, आपको वहां पर मिलेगा। नहीं, सबसे पहले क्या होगा, आपको शूज वाली कैटेगरी आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी क्या मिलेगा, आपको रिकमेंडेशन मिलेगा कि आप क्या दोबारा इस चीज को परचेज करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो वहां पर क्या एक्चुअल में आपका एआई का यूज किया जाता है, यानी कि अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट एआई का प्रयोग करके ग्राहकों की इंटरेस्ट के अनुसार उसको प्रोडक्ट वहां पर शो कराते हैं। एआई चैटबॉक्स ग्राहकों की शिकायतों और सवालों तक भी तुरंत क्या है, जवाब दे सकते हैं। यानी कि वहां पर क्या, अब हम क्या है, एआई बेस्ड क्या है, चैटबॉक्स को यूज करते हैं। यानी क्या है, अब जिस तरीके से एक इंसान बात करता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपके एआई चैटबॉक्स भी बात करें। जो भी आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे, वहां पर क्या है, आपको तुरंत ही रिप्लाई दे दिया जाएगा। आई होप आपको एप्लीकेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डेटा साइंस को समझने के लिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से इंटरेक्ट कराता हूं, जिससे आपको चीजें और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि एक्चुअल में हमें डेटा साइंस का यूज ही क्यों करना है। सपोज कीजिए कि आप मार्केट में किसी एक नए प्रोडक्ट को लेके आना चाहते हैं। तो जब भी आप मार्केट में किसी नए प्रोडक्ट को लेके आना चाहते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मार्केट को एनालाइज करेंगे, यानी कि आप चेक करेंगे एक्चुअल में जो आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, क्या उस प्रोडक्ट की उसको लोग क्या है, परचेज करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, पहले आप डिफरेंट सोर्सेज से क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया। अब डेटा को कलेक्ट करने के बाद आप करेंगे, उस डेटा को एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे, उस डेटा को एनालाइज करेंगे। एंड एनालाइज करने के बाद क्या करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे। क्या करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे। यानी कि आप देखेंगे कि एक्चुअल में ये जो प्रोडक्ट्स है, क्या हमारे फ्यूचर्स के लिए सही है या फिर नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल में डेटा साइंस का यूज करते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि डेटा साइंस को क्या है, किसी एक फील्ड के अंदर यूज किया जाता है, नहीं। इस समय डेटा साइंस को क्या है, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर यूज किया जाता है। अब डेटा साइंस का प्रोसेस क्या होता है, हम पहले क्या करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा के डिफरेंट सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं भाई, आपने डेटा ले लिया जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट का, ठीक है, या फिर एक्सेल सीट का, या फिर वर्ड सीट का। आपने क्या किया, डिफरेंट सोर्सेज से उस डेटा को आपने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। आपने जब उस डेटा को कलेक्ट कर लिया, अब आप क्या करेंगे, उस डेटा को क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। क्या करेंगे, उस डेटा की क्लीनिंग करेंगे। अब सर क्लीनिंग का मतलब क्या है, क्लीनिंग के अंदर क्या क्या करेंगे कि एक्चुअली में जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, हो सकता है मुझे डेटा क्या हो, इनकम्प्लीट हो। यानी कि वहां पर क्या हो, कुछ जैसे कि आपके पास वहां पर टेबल्स बनी हुई थी, उस टेबल में आपके आइटम्स के नेम लिखे हुए थे। तो हो सकता है कि आइटम नंबर 1 की एंट्री ठीक हो, आइटम नंबर 2 की एंट्री भी ठीक हो, लेकिन जो आपका आइटम नंबर 3 है उसकी एंट्री क्या हो, वहां पर मिसिंग हो। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मिसिंग डेटा है हम उसे वहां पर ठीक करेंगे। इसी तरीके से हो सकता है वहां पर क्या हो, डुप्लीकेट डेटा हो, तो उस डुप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, वहां पर रिमूव करेंगे। यानी कि हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम डेटा क्या बनाएंगे, कंसिस्टेंट बनाएंगे। यानी जो हमारे डेटा के अंदर क्या है, इनकंसिस्टेंसी है, उसे हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। उसे कैसे करेंगे, उसको हम क्या कर देंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी आपका डुप्लीकेट डेटा उसे हटा देंगे, कोई मिसिंग डेटा उसे हटा देंगे, ठीक है, या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है उसको आप सही कर देंगे। ये सभी क्या करेंगे, एक्चुअल में डेटा क्लीनिंग के अंदर करते हैं। डेटा क्लीनिंग में क्या करेंगे, जितनी भी इसके अंदर एरर्स हैं उन सभी को सही करके हम अपने डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में यूज करेंगे, यानी कि ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, जिसे क्या है, किसी मशीन के अंदर क्या उसको प्रोसेस के लिए दिया जा सके। सेकंड हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने डेटा को कलेक्ट भी कर लिया। डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने क्या कर लिया, उस डेटा की क्लीनिंग भी कर ली। क्लीनिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको डेटा क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। यानी कि एनालाइज करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हम डिफरेंट टाइप्स की एल्गोरिथम्स का यूज करेंगे, जिससे हम क्या कर सके, यहां से अपनी इंफॉर्मेटिव यानी जो हमारे काम की चीजें हैं, जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन काम आने वाली है, उस इन्फो क्या करेंगे, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। एंड उसी इंफॉर्मेशन के हम क्या करेंगे, एक्चुअल में डिसीजन लेंगे। एंड इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्चुअल में डेटा साइंस कहते हैं। यही सिंपल डेफिनेशन है। डेटा साइंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, फिर टेक्निक्स है, जिसमें आपका जो लास्ट डेटा है उसको एनालाइज करके उसमें से हम क्या करेंगे, अपनी यूजफुल की इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ मैथमेटिकल या फिर स्टैटिकल या फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज करेंगे, ताकि डेटा के ऊपर क्या कर सके, हम वहां पर अपना करेक्ट डिसीजन ले सकें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में डेटा साइंस का
प्रोसेस किस तरीके से वहां पर एग्जीक्यूट हो जाता है। सबसे पहले आप डिफरेंट सोर्स से डेटा को कलेक्ट कर लीजिए। डेटा को कलेक्ट करने के बाद आप डेटा की क्लीनिंग कर लीजिए। क्लीनिंग करने के बाद आप क्या कर लीजिए, अपने डेटा को वहां पर एनालिसिस कर लीजिए। एनालिसिस करने के बाद क्या कर सकते हैं, वहां पर आपने बेटर डिसीजन को वहां से ले सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर नीड्स की बात करें कि भाई इसके नीड्स क्यों हैं, सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं बेटर डिसीजन के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप मार्केट के अंदर किसी भी नए प्रोडक्ट को लेके आना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यदि वहां पर पहले से डेटा क्या कर लेंगे, डेटा साइंस अप्लाई करके हम क्या कर लेंगे, उस डेटा को वहां पर एनालिसिस कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि हाँ कि एक्चुअल में यदि हम इस प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या फिर नहीं। तो हम किसके बेस पर कर सकते हैं, यहाँ पर डेटा साइंस के बेस पर हम उसको टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके बेस पर कर सकते हैं, वहां पर हम एक अच्छे डिसीजन को वहां पर हम ले सकते हैं। यानी कि कंपनी क्या करती है, जो आपके पास डेटा है उसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जिससे जो आपका कस्टमर है उसकी पसंद को समझा जा सके और अपने प्रोडक्ट में और भी सुधार किया जा सके। यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की यूजर की क्या है, रेटिंग है। अगर यदि उसकी रेटिंग अच्छी है तो कोई बात नहीं, यदि उसकी रेटिंग कम है तो उसमें क्या है, उसको चेक किया जाएगा एक्चुअल में यूजर को क्या चीज नहीं पसंद आ रही है, उस चीज को हम क्या करेंगे, ठीक से ठीक करेंगे एंड मार्केट के अंदर उसको हमको लेके आ जाएंगे। यानी कि बेटर डिसीजन के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहां पर डेटा साइंस का वहां पर यूज करते हैं। दूसरा, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, टू इंक्रीज द बिजनेस, यानी कि बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए। अब बिजनेस की ग्रोथ कैसे होगी, आपके पास प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट को डायरेक्टली मार्केट के अंदर लॉन्च ना करके आप सबसे पहले क्या करते हैं, यूजर का टेस्ट ट्राई करते हैं। यानी कि एक्चुअल में यूजर को पसंद क्या है, जो चीज हम लेके आ रहे हैं क्या यूजर उसको पसंद करेगा या फिर नहीं। हम क्या करते हैं, डेटा को पहले से उसको एनालाइज कर लेंगे। अगर यूजर जो हम चीज लेके आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम मार्केट के अंदर लेके आने वाले हैं, अगर यूजर को वो पसंद आ जाता है और यूजर जब पसंद आ जाएगा तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा सेल होगा। अब जब प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा तो बिजनेस में क्या होगा, ग्रोथ करेगा। तो यानी कि बिजनेस की ग्रोथ के लिए भी क्या है, वहां पर हम डेटा साइंस का यूज करते हैं। यानी डेटा साइंस की मदद से कंपनियां यह समझ सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है और ग्राहक क्या पसंद कर रहा है। यानी कि जैसे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूं, जैसे आपने शॉपिंग मॉल देखे होंगे, जैसे आपने शॉपिंग मॉल देखे होंगे और शॉपिंग मॉल के अंदर यदि हम बात करते हैं केवल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की, यदि हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की, तो कोई कंपनी एक्चुअल में चेक करना चाहती है कि इस पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यानी कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जो सबसे ज्यादा सेल होता है। तो क्या करेगी, जो प्रीवियस वाला डेटा है, डिफरेंट सोर्सेज डेटा को कलेक्ट करेगी, जितने भी कस्टमर है सभी कस्टमर के डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। कौन से वाले को, केवल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को, यानी जो आपके पास डिफरेंस आपने डेटा ले लिया सारा, अब उसमें से आपको क्या करना है, उसको डेटा को फिल्टर करना है। क्या से फिल्टर करेंगे, यानी कि आप वहां से केवल उन कस्टमर को वहां से डिटेक्ट करेंगे जिन्होंने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को परचेज किया होगा। आपने इतना काम कर लिया, क्लीनिंग कर लिया, और उसके करेंगे आप उस डेटा को एनालाइज करेंगे। यानी कि आप चेक करेंगे ये जो इतने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में से ऐसा कौन सा आइटम है जो सबसे ज्यादा सेल हुआ है। जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उस आइटम में से कौन सा आइटम क्या है सबसे ज्यादा सेल हुआ है, उसको आपने वहां पर क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया। यानी कि अब जो मॉल है, जो शॉपिंग मॉल है, वहां पर वही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ज्यादा दिया जाएगा, किस पे, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम वो ज्यादा सेल होगा, या फिर उसी के ऊपर और ज्यादा ऑफर दिए जाएंगे। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, अभी आपका एक महीने के अंदर क्या है, उसके 10 पीसेस बिकते हैं और जो नॉर्मली है उनके 2 या फिर 3 बिकते हैं, जब नॉर्मल प्राइस है। लेकिन हम क्या करते हैं, यदि उसके ऊपर और ज्यादा ऑफर लगा दे, मान लीजिए पहले आप 10% डिस्काउंट दे रहे थे, अब उस पर 50% या 20% डिस्काउंट दीजिए। जब 10% डिस्काउंट देने पे उसके 10 पीसेस बिक जा रहे थे आराम से, तो जब 20% या फिर 10% आप डिस्काउंट देंगे, यानी कि डिस्काउंट आपने वहां पर इंक्रीज कर दिया, तो सेल भी तो इंक्रीज होगी ना। तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। आई होप आपको सेकंड नीड भी बिल्कुल अच्छी से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, टू इंप्रूव द हेल्थ सेक्टर, यानी कि हम एक्चुअल में जो आपका डेटा साइंस है इसका यूज करते हैं किसके अंदर, हेल्थ केयर के अंदर में उसको यूज करते हैं। कैसे कि हम किसी भी जो डायग्नोसिस है उसको एनालाइज करना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये जो डायग्नोसिस हो रही है इसके मेन कारण क्या हैं, और इससे कारण के बचने के लिए हम ऐसी कौन सी मेडिसिन को यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले जो प्रीवियस वाला डेटा है हम चेक करेंगे कि देखेंगे अच्छा इस टाइप की डिसीज थी, अच्छा इस टाइप की डिसीज के अंदर क्या है, ये सिम्टम हमको देखने के लिए दिखाई मिलते हैं, अच्छा ये सिम्टम्स हैं, इनको हम इस मेडिसिन के क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको सही कर सकते हैं। तो वहां पर भी एक्चुअली में किसका यूज करते हैं, डेटा साइंस का वहां पर यूज करते हैं। यानी कि डॉक्टर अस्पताल में डेटा साइंस का प्रयोग करके बीमारियों की पहचान करते हैं और इलाज को बेहतर बना सकते हैं। कि कैसे करेंगे, वो प्रीवियस वाले डेटा को वहां पर क्या करेंगे, जाके चेक करेंगे, जितने पेशेंट्स हैं उन सभी डेटा को क्या एनालाइज किया जाएगा। एनालाइज करने के बाद वहां पर उसके बेस पे क्या है, वहां पर मेडिसिन को बना जाएगा। जैसे आपने कोरोना काल में देखा होगा
अब जब कोरोना आया तो उसमें क्या हुआ कि एक्चुअल में देखा गया कि ये बीमारी जो है ये किस टाइप की बीमारी है, ऐसा तो पता नहीं था। उन्होंने क्या किया, जो यूजर्स का डेटा था उनको कलेक्ट किया, यानी कलेक्ट करने के बाद देखा गया कि एक्चुअल में ये जो सभी पेशेंट्स हैं इसके अंदर कॉमन चीज क्या है। तो वहां पर देखा गया कि ये सभी जितने पेशेंट्स हैं जिनके अंदर कोरोना है, तो वहां पर उनको फीवर हो गया, सिर में दर्द हो गया, ठीक है, ये सांस लेने में दिक्कत हो गई, ये प्रॉब्लम्स क्या है ज्यादा वहां पर दिखाई दे रही है। यानी कि ये क्या हो गया, उन्होंने उस डेटा क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया और एक कॉमन फैक्टर निकाल लिया कि एक्चुअल में ये जो पेशेंट्स है इसके अंदर ये वाली बीमारी ज्यादा आ रही है, और जो बीमारी है तो ये इसके ये सिम्टम्स है, उन्होंने यहाँ पर समझ लिया। उसके बाद क्या किया, उस डेटा को हमने और ज्यादा एनालाइज किया एंड हमने क्या किया, वहां पर कोरोना वैक्सीन यानी कोविड वैक्सीन इस तरीके हमने मेडिसिन वहां पर बना ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, बैंकिंग और फाइनेंस में सुरक्षा के लिए, यानी कि यदि आप बैंकिंग, जैसे बैंकिंग है तो बैंक के अंदर भी हम क्या करते हैं एक्चुअल में डेटा साइंस का यूज करते हैं कि एक्चुअल में हम चेक कर सकते हैं कि किस टाइप का फ्रॉड हमारे यहाँ पर हो सकता है। तो हम किस तरीके से चेक करेंगे, हम देखेंगे पहले किस किस टाइप के फ्रॉड हुए हुए हैं। यदि इस टाइप की एक्टिविटी हमें कोई भी दिखाई देगी तो यूजर हम क्या करेंगे, एक अलर्ट मैसेज देंगे। कि आपने देखा भी होगा कि आपके पास कभी कभी कॉल भी आता होगा कि यदि कोई भी आपके पास पर कॉल आ जाता है कि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं या फिर पैसे को भेजा गया है, इस टाइप की कोई आपसे इन्फॉर्मेशन पूछता है या फिर आपको बताई जाती है, तो आप उसको बिल्कुल भी विश्वास ना करें। तो एक्चुअल में क्या है, ये क्या है, एक फ्रॉड है जो उन्होंने पहले से डिटेक्ट कर रखा है, और उस टाइप की इन्फॉर्मेशन क्या यूजर को दे दी जा रही है कि यदि आपको कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन कोई दे देता है तो आप वहां पर अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम्स को बनाने के लिए भी वहां पर हम डेटा साइंस का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर भी एग्जांपल दिया था फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन का। वहां पर जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट की यदि हम बात करते हैं तो हम जब भी उसको एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो फर्स्ट टाइम हम जिस भी चीज को ज्यादा यूज करते हैं या फिर जिस प्रोडक्ट को ज्यादा हम परचेज करते हैं, तो कभी भी नेक्स्ट टाइम जब हम उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें वही प्रोडक्ट हमें दिखाई देता है। वही वो हमारे क्या होगा, जो वेब पेज है सबसे पहले वही पेज पे आ गया, यानी कि आपने जो प्रीवियस ईयर सॉरी प्रीवियस टाइम में क्या है आपने किसी प्रोडक्ट को परचेस किया होगा, वो प्रोडक्ट आपको वहां पर सबसे पहले लिस्ट के अंदर दिखाई देगा। वो क्या है एक्चुअल में आपको रिकमेंडेशन करता है। इसी तरीके से यदि हम यूट्यूब की बात करते हैं तो या फिर फेसबुक की बात करते हैं या फिर इंस्टाग्राम की बात करते हैं, तो जिस तरीके की वीडियोस को आप वहां पर देखना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, जैसा बोल लीजिए कि आप ऐसा कार्टून वीडियो के शौकीन है तो आप कार्टून देखते हैं, ठीक है, यदि मैं यूट्यूब की बात करता हूँ आपको कार्टून देखते हैं, तो आपने 4-5 मूवी यदि आपने कार्टून की देख ली एक ही दिन में, ठीक है, 4-5 आपने जैसे आज आपने यूज किया तो आज आपने क्या किया, 4-5 आपने कार्टून की मूवीज आपने देख लिया, तो आपको मजा आया कार्टून देखने में, तो मजा आया वो कोई बात नहीं। लेकिन आपने जब तक देखा तो ठीक है, आपने उसके बाद क्या है एप्लीकेशन को आपने बंद कर दिया, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम आप जब भी आप एप्लीकेशन को ऑन करेंगे तो सबसे पहले जो आपको दिखाई देंगे सारी की सारी मोस्टली क्या होगी, आपको कार्टून वीडियो दिखाई देंगे। यदि उसके बाद भी आपने एक दो बार और देख लिया तो अब जब भी आप यूट्यूब को ओपन करेंगे ना सबसे पहले आपको कार्टून वीडियो से आपको वहां पर देखने के लिए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यूजर के टेस्ट को चेक किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम यूजर के टेस्ट को चेक कर रहे हैं एंड उसके बेस पे क्या है वहां पर उसको रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि एक्चुअल में आप ये चीज के ज्यादा इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आप वो चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, ऑनलाइन वीडियो गेमिंग हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, डेटा साइंस का उपयोग करके आपको आपकी पसंदीदा कंटेंट को वहां पर शो कराते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं हमारे जो टेस्ट है उसको वहां पर चेक करते हैं। अब टेस्ट का मतलब आप यहाँ पर ये मत समझ रहे हैं बार बार मैं टेस्ट कहता हूँ कि ये कुछ खाने वाला टेस्ट है, नहीं, आपका इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट क्या है उसके बारे में यहाँ पर ये इसको हम टेस्ट कहते हैं ना, कि आपका इंटरेस्ट क्या है, जो आपका इंटरेस्ट होगा उसी के बेस पे क्या होगा वहां पर आपको कंटेंट आपको डिलीवर करा जाएगा। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक को एंड ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव करने के लिए वहां पर हम डेटा साइंस का यूज करते हैं। जैसे गूगल मैप की हम बात करें, गूगल मैप ट्रैफिक डेटा का एनालाइज करके हमें सबसे अच्छा रूट्स हमें यहाँ पर डिफाइन करता है। जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन बात करें, जैसे हम गूगल मैप का यूज करते हैं तो हमें किसी एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पर जाना होगा, तो गूगल मैप क्या करता है हमको डिफरेंट रूट्स दिखाता है, तो उन डिफरेंट रूट्स में से जो रूट हमारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होता है वो रूट को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में डेटा साइंस किस तरीके से हम यूज करते हैं, उसके कौन कौन से बेनिफिट्स है, ये सब आप बेनिफिट्स के अंदर लिख सकते हैं। ये क्या है एक्चुअल में नीड्स और बेनिफिट्स आप इन्हें दोनों में ही आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो डिफरेंट इसके एप्लीकेशन से यदि हम सबसे पहले करें हेल्थ केयर की बात, तो यदि आप किसी भी डिजीज को क्या करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो